ओके, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? मजे में हैं तो? हाँ सर, हम लोग तो मजे में हैं। आप कैसे हैं सर? हम भी मजे में। तो सर आज क्या कराने वाले हैं? आज हम लोग एक प्यारा प्यारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर। ओके। तो ये बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बिलीव करिए बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है, ठीक है? तो पहले आप इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? अब आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड सीखने के लिए आपको टाइम मशीन से आपको हम पाँच नहीं 10 साल पीछे लेकर चलते हैं। बस अब दिमाग से घुमाइए टेक और आप 10 साल पीछे चले गए, यानी कि आप 2010 का बात कर रहे हैं, यानी कि आप 2010 में हैं, ठीक है ना? आपका एज सेम है बट आप चले गए हैं 2010 के आसपास चले गए हैं। 2010 के आसपास क्या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, क्या ये सब था? क्या इंटरनेट इतना फ्रिक्वेंट था? क्या सारे लोगों के पास स्मार्टफोन था? क्या इतना डिजिटल टेक्नोलॉजी था अपने पास? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर, ये सब कुछ भी नहीं था। तो उस समय कुछ तकलीफें होते थे। किसको सर? बिजनेसमैन्स को। बिजनेस करते समय कुछ तकलीफ होते थे। सपोज एक केस के जरिए आप समझने की कोशिश करिए कि ये मेरे प्यारे मित्र, ये मेरे प्यारे मित्र जिनका नाम है ए, ठीक है ना? ये मेरे प्यारे मित्र हैं, ठीक है ना? हेलो मित्र, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, ये बता रहे हैं। तो ये मित्र को बिजनेस करने का आइडिया सूझा, ठीक है ना? और बिजनेस करने के लिए ये कैपिटल इंट्रोड्यूस किए। बिजनेस में 1 लाख रुपीस का कैपिटल था, ठीक है? अभी ये बिजनेस क्या करना चाह रहे थे सर? ये बिजनेस सोच रहे थे स्टेशनरी का करते हैं, कुछ खिलौना, कुछ कॉपी किताब बेचा जाएगा, समथिंग लाइक, ठीक है ना? तो ये कैपिटल 1 लाख रुपीस लेकर चले कहाँ गए? चले गए थे ये 1 लाख रुपीज को सूटकेस में डाले हैं। सूटकेस में इमेजिन करिए कि सूटकेस में 1 लाख को डाल दिए। अब ये सूटकेस पकड़ के चल दिए किसके पास? सर होलसेलर के पास। किसके पास गए हैं? होलसेलर। ये जो हैं अपने क्या हैं? ये होलसेलर हैं। समझ में आ रहा है? इनके पास चले गए और इनके शॉप में जाकर एकदम सा लिस्ट निकाले हैं और लिस्ट निकाल कर हर एक वो गुड्स को परचेज किए, हर वो स्टॉक को परचेज किए जो अपने ये दुकान में रखना चाहते थे, ठीक है? सब परचेज कर लिए हैं। अब उसके बाद बोले इनको कि भाई जी मेरा काम तो हो गया, आप एक काम करिए, सारे गुड्स का बिलिंग करिए, ठीक है ना? तो क्या हुआ अभी तक बताइए? एक को कुछ सामान खरीदना था, कुछ गुड्स खरीदना था अपने बिजनेस के लिए, तो एक होलसेलर के पास गए हैं। होलसेलर के यहाँ से सारे का सारे गुड्स को खरीद लिए, मतलब परचेज कर लिए हैं, ठीक है ना? और उसका बिलिंग करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? बिलिंग करवा रहे हैं। और बिलिंग करवाने से इनको मालूम चला कि इनका बिल अमाउंट था 95,000, ठीक है ना? 95,000। जैसे ही वो अपने सूटकेस को निकाले, देखे कि उसमें पत्थर है। ओ माय गॉड, उसमें पैसा है ही नहीं। सर पैसा क्या हुआ? अरे मूवी में देखते नहीं है, हेरफेर हो जाता है, एक सूटकेस दूसरे सूटकेस के साथ हेरफेर हो गया, बस वैसे ही कुछ केस मान लीजिए ना, हेरफेर हो गया, ठीक है ना? अब जब हेरफेर हो गया तो वो बड़ा बात नहीं था। बड़ा बात यहाँ पर ये था बेचारा का कि सपना टूट गया। कितना अच्छा से सपना सोच के रखा था कि हम बिजनेस करेंगे, सामान खरीद लिया। अब इसके ऊपर 2 तरह से क्या गिरा? बिजली गिरा। समझ में आ रहा है ना? टन टन, इसके ऊपर 2 तरह से बिजली गिर गया। एक प्रेशर इसके पास था कि इसका 1 लाख पूरा का पूरा कैपिटल गायब कहाँ हो गया। दूसरा इसके पास प्रेशर ये था कि हम अगला व्यक्ति से बिलिंग करवा लिए हैं और 95,000 में को पे करना है, ठीक है ना? और बिजनेस तो चलाना है, वो तो है ही। अब बिजनेस कैसे चलेगा पता नहीं है, पैसा कैसे आएगा, तरह तरह के इसके पास, समझ में आ रहा है ना, प्रेशर आना चालू हो गया। इसका होश बिगड़ गया, समझ में आ रहा है? ये एकदम सा पागल जैसा हो गया और ये उदास हो गया।
इसका मुंह उदास हो गया। तो देखिए, सारा प्रेशर तो हम लोग रिलीज नहीं कर सकते थे। अब इसका खोया हुआ अमाउंट तो ये तो हम लोग तो नहीं दे सकते थे, इसके लिए इनको पुलिस स्टेशन में जाना होगा, ठीक है ना। बट इनका एक चीज को हम लोग, एक प्रेशर को हम लोग रिड्यूस कर सकते थे उस समय, बिकॉज ऑफ इसको 95,000 पेमेंट करना है और इनके पास फिलहाल 95,000 रुपीज नहीं है, और ये सोच रहे हैं कि भाई 95,000 हम दे देते हैं जैसे भी करके, और वो सामान खरीद लेते हैं, वो गुड्स को खरीद लेते हैं। वो गुड्स को खरीदने के बाद अपने बिजनेस से सेल करेंगे और बहुत सारा प्रॉफिट कमाएंगे, और वो 1 लाख जो अपने यहाँ से चोरी हो गया, नुकसान हो गया, उसका हम कंपनसेट कर देंगे। बट वो 95,000 का ये गुड्स खरीदने के लिए ये एकदम देखिए, ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है सर, इसमें पूरा 95,000 का गुड्स है, ठीक है ना। इसमें 95,000 का गुड्स है, बस ये बोल रहा है कि भाई 95,000 दो और ये पैसा लेके जाओ। अब ये उदास है, बोल रहा है साहब मेरे पास 95,000 तो नहीं है। अब एक काम करिए ना, मेरे को 95,000 का ये जो गुड्स है ये मेरे को दे दीजिए, हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि 1 महीना के अंदर खूब बिजनेस करेंगे और 95,000 आपका लौटा देंगे। अब ये बोल रहे हैं, ओए सुनो, तुम मेरा चाचा का लड़का है, तुम मेरा मामा है कि तुमको उधारी में बेच देंगे? आज तुम पहली बार मेरी दुकान में आए हो और आज तुमको सामान बेच देना, पैसा लेके भाग गया तो तुम मेरा पैसा नहीं दिया तो क्या प्रूफ है? ये भी अपनी जगह पे सही है कि इसको ये क्यों दे क्रेडिट में। ये जो होलसेलर है ए को क्यों वो उधारी में दे, और ये बेचारा फंसा हुआ है। कम से कम मेरे को ये सामान तो मिल जाए, पैसा चोरी हुआ ठीक है, उसका देखा जाएगा, वो हम कमा लेंगे, पर ये 95,000 उसको मिल तो जाए कम से कम का गुड्स, इसको बेचकर हम पैसा कमा लेंगे अपना। तो कुछ तो उपाय होना चाहिए। अब देखिए, उस समय इतना फ्रिक्वेंट नहीं था कि सर लोन ले ले, बजाज फाइनेंस से लोन ले ले, उधारी में ले ले, पेटीएम पोस्टपेड कर ले, ये कर ले, वो कर ले, उतना फैसिलिटी नहीं था। अब इसको पेमेंट 95,000 का कैसे करे, और फिलहाल तो पेमेंट नहीं कर सकता ना, फिलहाल पैसा नहीं है। वो प्लान कर रहा है कि 1-2 महीना में मन कर लेंगे, मान लीजिए कि 1 महीना में वो दे देगा, और ये देना नहीं चाह रहा है। क्यों देना नहीं चाह रहा है? बिकॉज इसके ऊपर प्रूफ नहीं है, भाग गया तो। ये भी सही है, बिल्कुल होलसेलर भी सही है, क्यों दे भाई, क्यों दे? तो ये मेरा प्यारा मित्र था, बोले ना, और हमको ये फोन किया, ट्रेन मेरा फोन में रिंग हुआ, हमको फोन किया कि सूरज जी एक मुसीबत में फंस गए हैं। हम बोले क्या मुसीबत है? मेरा 1 लाख रुपया चोरी हो गया है। हम बोले भाई चोरी हो गया तो हमसे मांगने वाला है? भाई ना ना ना, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं, वो बात नहीं है, हमको पता है वो बात नहीं है, आप पैसा नहीं दीजिएगा, हम जानते हैं, बट मेरा एक तकलीफ है, आप अकाउंट्स पढ़ाते हैं? हम बोले हाँ। तो हमको ना कुछ गुड्स खरीदना था, हम बिलिंग कर लिए हैं और वो भाई साहब को पेमेंट करना है, और वो भाई साहब जो है वो मान नहीं रहे हैं। हम उनको बोले कि 1 महीना बाद ले लीजिएगा ना पैसा, वो बोल रहे नहीं हमको अभी दो, अभी हमको चाहिए, नहीं तो तुमको हम सामान नहीं देंगे। अब बताइए कुछ उपाय है क्या आपके पास कि हम ये 95,000 का जो मेरे एकदम सामान पैक करके रखा हुआ था उसको हम खरीद लें? हम बोले है ना, बिल्कुल है एक उपाय। बोले क्या उपाय है? कोई हमको लोन देगा? हमने कोई लोन का जरूरत नहीं है, आप किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, किसी के पास जाके हाथ फैलाने का जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं किसी के पास जाना होगा। एक बेहतरीन सा आपको हम एक ऑप्शन देते हैं, ठीक है? ये बोला बताइए क्या ऑप्शन है बताइए। हम बोले कि आप अपने आप अपने होलसेलर को रिक्वेस्ट करिए कि आप मेरे लिए एक बिल ड्रॉ करिए। क्या ड्रॉ करिए? बिल ड्रॉ करिए। आप जो सेलर है भाई साहब को, सेलर को बोलिए कि आप मेरे लिए एक तो बिल ड्रॉ कर दीजिए, बिल में लिख दीजिए कि भाई ये जो है 1 महीना बाद 95,000 पे कर देगा। बात समझ रहा है ना? और ये आप साइन कर दीजिएगा उस बिल पे। आप क्या कर दीजिएगा? उस बिल पे साइन कर दीजिएगा। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट हो जाता है इसको हम लोग एक लीगल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लीगल डॉक्यूमेंट।
एक्चुअली एक बात बताइए, होलसेलर क्यों डर रहा था, क्यों नहीं पे कर रहा था, क्यों नहीं इसको गुड्स बेच रहा था? क्योंकि उसको 95,000 रुपीज नहीं मिला था। तो भाई 95,000 रुपीज ये बोल रहा है ना कि हम दे देंगे एक मंथ में, तो फिर भी क्यों नहीं दे रहा था? बिकॉज होलसेलर को बिलीव नहीं था कि ये जो है वो 95,000 पे करे। ठीक है, कहीं पे नहीं किया तो क्या होगा? तो अब जब ये लीगल डॉक्यूमेंट पर ए का साइन हो चुका है, ए जो अभी इस लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कर चुका है, ये एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, इस लीगल डॉक्यूमेंट पे ये साइन किया हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ए नाम का व्यक्ति, ये मान लीजिए इसका नाम था सी नाम का व्यक्ति को 1 महीना के अंदर 95,000 रुपीज देगा, और ए भाई साहब का भी साइन है और सी भाई साहब का भी साइन है। तो कल को 1 महीना बाद अगर ए जो है ये पैसा नहीं देता है अपने होलसेलर को यानी कि सी को, तो जो सी है ए पैसा ए जो है जब सी को पैसा नहीं देता है तो सी क्या कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ दिस लीगल डॉक्यूमेंट ही कैन शू इन द कोर्ट। सी जो है ए के ऊपर सू कर सकता है, SUE, सू मतलब केस कर सकता है। कोर्ट में क्या कर सकता है? केस फाइल कर सकता है कि ए भाई साहब पैसा नहीं दिए हैं, ऐसा ए भाई साहब पैसा मेरा नहीं दे रहे हैं। बात में आ रहा है? तो एक तरह से सी को क्या मिल गया? एक तरह से सी को एक गारंटी मिल गया, विदाउट कोई पैसा इनके पास रखे, विदाउट कोई ज्वेलरी वगैरह या सी के पास रखे, सी को ए के तरफ से गारंटी मिल गया, और ए के पास ये एक ऑब्लिगेशन आ गया। क्या आ गया? ऑब्लिगेशन आ गया कि भाई अब तो मेरे को 1 महीना के अंदर पे करना ही होगा। अगर हम 1 महीना के अंदर पे नहीं करते हैं तो लो ना, मेरे को कोर्ट में घसीटेगा अगला व्यक्ति कहाँ लेके जाएगा? कोर्ट में लेके जाएगा। फिर आप कोर्ट में झमेला करिए, फिर आप पैसा नहीं देंगे, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ए के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है। बस में आ रहा है ना? और ए अगर अच्छा इंसान है तो दे देगा, खराब इंसान है तो नहीं देगा, नहीं देगा तो फिर कोर्ट में जाएगा, जेल जाएगा। तो समझे क्या? तो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाई इसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, ये बिल्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं, ये बिल के ऊपर फोकस करने वाले हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या किया? ये विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ये जो ट्रांजैक्शन इन लोग के अंदर कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि जो क्रेडिट में बेचने से डर रहा था सी, वो क्रेडिट में इजीली क्या किया? सेल कर दिया। अब उसको डर भी नहीं है। क्यों डर नहीं है? क्योंकि अगला व्यक्ति अगर नहीं देता है तो उसको हम कोर्ट से पैसा निकलवा लेंगे, कोर्ट से जाके हम लोग उससे लड़के पैसा ले लेंगे। और ए के पास ऑब्लिगेशन आ गया कि अगर हम नहीं देंगे तो हमको जेल में कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो मजा आया ये चीज समझ के कि क्या हुआ यहां पर? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर कैन सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? और ए हैज अ ऑब्लिगेशन टू पे द अमाउंट विद इन द डेट विच इज प्रिस्क्राइब्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर वो नहीं देता है तो फिर सर नहीं देता है तो जेल जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ में आया। तो सर आप ये बोलना चाहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये लिखना होता है? हाँ ऑब्वियसली मेंशन करना होता है कि 2 months आफ्टर ए हैज टू बी पे या ए हैज टू बी पे टू अमाउंट सर्टेन अमाउंट टू सी, और इसमें ए का साइन होता है और सी का साइन होता है। क्लियर है? कहानी समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। ठीक है, ओके सर। तो अब समझिए हुआ क्या? इसको थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, ये जो है थोड़ा सा क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। क्यों रिलैक्स हुआ? क्यों रिलैक्स हुआ सर? क्योंकि ये जो गुड्स है ये इसके पास आ गया, ये जो गुड्स है इसके पास आ गया। समझ में आ रहा है ना? और ये वापस से बेचारा खुश हो गया, ये वापस से खुश हो गया। ठीक है, ओके सर। अब एक बात बताइए, अब थोड़ा सा फोकस करिएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं। ये जो बिल जो ड्रॉ हुआ, ये जो इंस्ट्रूमेंट था, ये बिल, ठीक है, इस बिल में क्या लिखा हुआ है कि 1 month
आफ्टर ए हैज टू पे, समझ आ रहा है, ए हैज टू पे ₹95,000 टू सी, ठीक है। और यहां पर ए का साइन होगा और यहां पर मान लीजिए सी का साइन होगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक, ये समझे। अब समझिए, ये जो बिल है, इस बिल को बनाता कौन है, अब समझने की कोशिश करिएगा। इस बिल को बनाता कौन है? इस बिल को जो बनाने वाला व्यक्ति है उसको बोलते हैं ड्रॉअर। ये जो बिल को बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। जो बिल को ड्रॉ करता है, हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉअर। जो बिल को ड्रॉ करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉअर। और ड्रॉअर कोई और नहीं, जो सेलर होता है, जो सेलर होता है वही ड्रॉअर होता है। यानी कि सर जो गुड्स बेचा है, व्हाट जो गुड्स बेचा है, जो सेल किया है, उसको हम लोग ड्रॉअर बोलते हैं। क्या? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो सेलर होता है वही बिल को ड्रॉ करता है। और इसमें ये लिखा रहता है कि 1 month आफ्टर ए हैज टू पे द 95,000 अमाउंट टू सर्टेन पर्सन। सपोज सी यहाँ पर जो है ड्रॉअर, उसको आपको पे करना होगा, उसको ऑर्डर देता है। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह हुआ कि इसमें ऑर्डर दिया जाता है। ए जो है, सी जो है ना, ए को ऑर्डर देता है। इस इंस्ट्रूमेंट के मीडियम से, इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से सी क्या करता है? ए को ऑर्डर देता है कि तुम सुनो, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, ऑर्डर कर रहा है। वो सुनो ए, तुम ना 1 महीना बाद, हाँ ये सुनो, तुम 1 महीना बाद 95,000 तुम दे देगा। समझ आ रहा है ना? तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है वो एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो सेलर होता है या ड्रॉअर होता है वो ऑर्डर करता है किसको? वो पर्सन को जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, उसको हम लोग बोलते हैं सर, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं? ड्रॉई। जो बिल जिसके ऊपर ड्रॉ किया है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। यानी सी जानते हो क्या करेगा? सी वो बिल को ड्रॉ करेगा। बिल को ड्रॉ करने के बाद, बिल को ड्रॉ करने के बाद, मतलब ड्रॉ मतलब कि लिखने के बाद, ये ना सी ना ए को बिल भेज देगा। किसको भेज देगा? बोलेगा ए सुनो तो, चलो बिल को क्या करो, बिल को क्या करो, तुम यहाँ साइन करो। तभी तो माना जाएगा ना कि ए रेडी है पे करने के लिए। अगर इसका ए का साइन नहीं है तो अगर कैसे आप बोल सकते हैं कि ए रेडी है पे करने के लिए? तो ए से हम लोग यहाँ पर साइन करवाते हैं, ठीक है ना। तो ए जानते हैं कैसे साइन करेगा? ए ना यहाँ साइन करने के बाद एक्सेप्टेड लिखेगा, या फिर एक्सेप्टेड लिखने के बाद साइन करेगा। बात समझ आ रहा है? एक्सेप्टेड इज कंपल्सरी, एक्सेप्टेड लिखना होगा ए को। यानी कि बिल ड्रॉ कौन किया? सी। और बिल को एक्सेप्ट करना किसको है? ए को। क्यों ए को? क्योंकि ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था। और दूसरा रूप से देखिएगा तो ए जो था वो था परचेजर, और जो बी था, आई मीन सी था, सी कौन था? सेलर। सी कौन था? सी सेलर। तो मेरा कहने का मतलब, वापस हम रिपीट कर रहे हैं कि सेलर बिल ड्रॉ किया, सेलर बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? बोलिए ना। ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया। किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया? ए के ऊपर बिल ड्रॉ किया। ये कौन था सर? ये वही व्यक्ति था जो गुड्स परचेज किया था क्रेडिट में और पैसा फिलहाल नहीं दिया था, बोला था 1 महीना बाद देंगे, इसीलिए तो ये बिल ड्रॉ करवा रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा लीगली हम लोग कामकाज कर रहे हैं। तो ये ए जो है इस पे साइन कर देगा और चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। ए को यहाँ पर एक्सेप्टेड लिखना होता है। और जैसे ही ये एक्सेप्टेड लिखा, जैसे ही ये एक्सेप्टेड लिखा, इसका हम लोग एक लीगली एक नाम दे देंगे कि ये अब ड्रॉई बन गया। क्या बन गया? ड्रॉई। क्यों? क्योंकि बिल को एक्सेप्ट करने के बाद ही ए विल बिकम ड्रॉई। ड्रॉई वो पर्सन होता है जो बिल को एक्सेप्ट करता है, या बिल जिसके ऊपर ड्रॉ होता है। बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है? बिल किसके ऊपर ड्रॉ किया गया है? ए के ऊपर। तो ए कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा ड्रॉई। ए हो जाएगा ड्रॉई। या फिर आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट करने वाला।
एक्सेप्ट करने वाला। और जो एक्सेप्ट करने वाला उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर। एक्सेप्टर। यहां पर बिल कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसको उधार में बेचा गया, जिसको क्रेडिट में बेचा गया, जो परचेज किया। तो क्लियर है ना? तो ए को देख रहे हैं कितना सारा लीगली कामकाज से गुजरना पड़ रहा है, इतना आसान नहीं था, पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आपको मजा भी आएगा। सी क्या किया, वापस से प्रोसेस याद रखिए। सी क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लिया, एक पेज, आप समझिए कि एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक स्टैम्प या पेज ही लिया, एक पेज लिया। आप पेज देखे हैं क्या कभी? हाँ बोलिए ना, आपको रुकिए दिखाते हैं। देखिए, कभी देखे हैं ऐसा? इस तरह का कभी आप देखे हैं? हाँ सर देखे हैं सर। कभी एग्रीमेंट हुआ, हम लोग का घर का कागज वगैरह, जितना भी हम लोग का प्रॉपर्टी वगैरह है, सब इसी तरह में कुछ लिखा रहता है। पापा लोग निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं। बचपन में सर हम लोग को लगता था कि पैसा छपा हुआ है। कभी कभी मन करता था सर काट कर यहाँ से जाकर दुकान वाले से कुछ आइसक्रीम वगैरह खरीद ले। तो इसको बोलते हैं, हम लोग जानते हैं क्या? स्टैम्प पेपर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैम्प पेपर। तो होता क्या है, जो भी हम लोग ये बोल रहे हैं ना, जो भी हम लोग यहाँ बोल रहे हैं ना कि इस जो फॉर्मेट देख रहे हैं, इसको हम लोग कहाँ पर लिखते हैं? वो स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ये जो स्टैम्प पेपर दिख रहा है ना यहाँ पर, ये स्टैम्प पेपर यहाँ पर लिखते हैं। बात में आ रहा है? यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है? ये स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, ठीक है? अब अगर मान लीजिए आपके पास स्टैम्प पेपर नहीं है, पहले स्टैम्प पेपर भी लोग उतना नहीं समझते थे, समझ आ रहा है? तो लोग क्या करते थे, एक पेज लिए, पेज के ऊपर एक स्टैम्प रेवेन्यू चिपकाते थे। स्टैम्प रेवेन्यू भी देखे ना, छोटा छोटा स्टैम्प रेवेन्यू, समझ में आ रहा है? जो कि हम लोग गांधी जी का फोटो वगैरह लगा रहता था। सर एक बार दिखाइए ना सर, स्टैम्प रेवेन्यू कैसा होता है, ठीक है? देखिए इस तरह का, देखिए ना, छोटा छोटा छोटा, ये स्टैम्प रेवेन्यू होता है। बस में आ रहा है ना? तो ये आप एक पेज पर चिपकाकर, समझ में आ रहा है, ये आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लीगली वैलिड है। बस में आ रहा है? लीगली वैलिड है। सर एक पेज पर लिख दिए और उसे साइन करवा दिए तो ना 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 ना, ना तब लीगली वैलिड नहीं है। आपको स्टैम्प रेवेन्यू चिपकाना होगा, या तो आपको वो सारा जितना भी आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, आपको स्टैम्प पेपर पर लिखना होगा। स्टैम्प पेपर पे लिखिएगा तो क्या होगा ना, ऑलरेडी जो स्टैम्प पेपर जो होता है उस पर आपका रेवेन्यू दरकार नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी रेवेन्यू देखिए लगा हुआ है ना, ठीक है ना? स्टैम्प तो लगा हुआ है ना, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जितना भी फॉर्मेट बनाते हैं स्टैम्प पेपर पे बनाते हैं, या तो फिर स्टैम्प रेवेन्यू चिपका देते हैं एक नॉर्मल पेपर पर लिखकर। तो ये भाई साहब ड्रॉ किए, ठीक है ना? समझ गए खेला? ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे हम? किससे साइन करवा लेंगे? सर साइन करवाएंगे हम लोग परचेजर से, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, जिसको पे करना है, जिसके ऊपर ऑब्लिगेशन है। दायित्व किसके पास है? सर ए के ऊपर दायित्व है। तो ए से हम लोग क्या करवाएंगे जरा बताइए? सर ए से हम लोग एक्सेप्ट करवाएंगे, सर ए से हम लोग साइन करवाएंगे। साइन करने से सिर्फ नहीं चलेगा, यू हैव टू क्या करवाना होगा? सर एक्सेप्ट करवाना होगा। तो ए जो है वो एक्सेप्टेड लिखेगा। ए जो है सारा कंडीशंस को पढ़ के, अच्छा 1 महीना बाद, अच्छा 95,000, ठीक है, एक्सेप्ट। और ए जो है वो एक्सेप्ट कर देगा, ठीक है ना? जैसे ही ए एक्सेप्ट कर देगा, हम लोग क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग। अच्छा मान लीजिए सी बिल ड्रॉ किया, सी बिल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद चाय पीने चला गया। अब बिल ड्रॉ करने के बाद यही पड़ा हुआ है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो क्या इसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं? क्या हम लोग उसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोल सकते हैं? ना 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 ना। बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक नहीं है जब तक एक्सेप्टेड नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज तब तक नहीं है जब तक वो एक्सेप्टेड नहीं है। वंस ही गॉट एक्सेप्टेड बाय द एक्सेप्टर और योर ड्रॉई, या फिर आप बोल लीजिए वो अब जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है, ड्रॉई अभी नहीं बना है, जैसे बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो ड्रॉई बन जाएगा। तो जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रहा है ना? और जिसको जो एक्सेप्ट किया उसको आप एक्सेप्टर बोल लीजिए, या फिर आप बोल लीजिए उसको ड्रॉई। क्लियर है? तो अब बताइए हु इज द ड्रॉअर? ड्रॉअर कौन होता है?
हु इज द ड्रॉअर? मेरे प्यारे बच्चों बताइए ना, हु इज द ड्रॉअर? सर सी इज द ड्रॉअर। वाई? बिकॉज सर ही ड्रॉ द बिल ना, ही मेक द बिल ना। अच्छा, ये बिल बनाया है इसीलिए ड्रॉअर है? हाँ सर। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि बिल ड्रॉ किया इसीलिए ड्रॉअर है? हाँ सर। तो ये क्या करेगा, बिल ड्रॉ करने के बाद अपना साइन तो करेगा, अपना भी साइन करेगा। ये अब क्या, ये मतलब समझिए, बिल ड्रॉ कर दिया, अपना साइन नहीं किया, ये भी साइन करेगा, अपना भी साइन करेगा। सी जो है अपना साइन करेगा, अपना साइन करने के बाद किसको बिल दे देगा, जरा बताइए ना। सर बिल जो है ए को दे देगा, ए क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और साइन करेगा, और साइन करने के बाद बिल को वापस सी को देना होता है। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों कि जो बिल है वो ड्रॉअर साइन करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद किसको दे दे, वो एक जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है उसको दिए दे, और वो एक्सेप्ट करने के बाद अपने पास रख ले। तो फिर आपके पास क्या प्रूफ है, मेरे पास क्या प्रूफ है कि हम उसको क्रेडिट बेचे हैं? कल को 1 महीना बाद जब आपको वो पैसा नहीं देगा तो आप उसको बोलिएगा ना, भाई पैसा दो, तुम्हारा तो ऑब्लिगेशन था, तुम साइन किया था। वो बोलेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट, किस पे साइन किए थे, कब आपसे हम पैसा लेके गए थे? तो आपको गुस्सा आएगा, कोर्ट में जाइएगा, कोर्ट में जाके केस करिएगा कि ये पैसा नहीं दे रहा है मेरा। कोर्ट बोलेगा कुछ प्रूफ रखे हैं? और हाँ, हम साइन करवाए थे। कहाँ है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज? मेरे पास नहीं है, उसके पास है। तो बस हो गया, आपको प्रूफ देना होगा ना, तो इंस्ट्रूमेंट आपके पास रहना चाहिए। ए को मत छोड़ दीजिएगा, ए को मत देकर रख दीजिएगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो बन चुका है उसको आपके पास रखना होगा, वो प्रूफ आपके लिए है। जब ए नहीं देगा पैसा तो आप उसको क्या करिएगा, कोर्ट में पेश करिएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ए पैसा दे देता है तो वो इंस्ट्रूमेंट उसको दे दीजिएगा, लो अपना इंस्ट्रूमेंट, जाओ घर जाओ, मौज करो। बात में आ रहा है ना? और ए जो है जब पैसा देगा ना तो ऑटोमेटिकली ए क्या करेगा, आपसे वो इंस्ट्रूमेंट, आपसे वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ले लेगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो बताइए कौन है ड्रॉअर? ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर सर सेलर होता है। ओके, जनरली जो ड्रॉअर होता है कौन होता है? सेलर होता है। हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज अ ड्रॉअर। और सर ड्रॉई कौन होता है? जिसके ऊपर, समझ में रहा है ना, टू हुम बिल इज ड्रॉन। टू हुम बोलिए ना, टू हुम इज बिल इज ड्रॉन। To whom bill is drawn is known as drawee. Drawee you can say that acceptor of the bill, you can say that the purchaser of the bill. ठीक है ना? जो purchaser of the goods, जो गुड्स को परचेज किया गया है क्रेडिट में, जिसको जो गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, इज द ड्रॉई ऑफ द बिल, ही इज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल। और ड्रॉअर कौन हो गया? हु मेक द बिल, हु ड्रॉ द बिल। क्लियर है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चों? हाँ सर, मजा आ रहा है यहां तक? हाँ सर, चलिए आइए थोड़ा सा देखिए। बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली ये जो है ये कोई पेज पर लिखा हुआ है, स्टैम्प पेपर पे नहीं लिखा हुआ है। तो ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वो गांधी जी वाला फोटो लगाना होगा। सर कौन सा वाला? ये चिपकाना होगा। सर यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 कितना पिक लगाएंगे, आई मीन कितना स्टैंप लगाएंगे, ये आपको पता करना। ये आपका डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। जितना ये ट्रांजैक्शन का अमाउंट होता है अकॉर्डिंगली उसको उतना ही हमको स्टैंप रेवेन्यू लगाना होता है। ये स्टैंप अथॉरिटी डिपार्टमेंट आपको बताता है कि कितना ट्रांजैक्शन होने पर कितना रुपया का स्टैंप रेवेन्यू लगाना होगा। समझ में आ रहा है? ओके सर। अब देखिए बिल में क्या लिखा हुआ है, 3 months आफ्टर डेट पे टू मी मतलब कौन बिल ड्रॉ किया? यहाँ पर बिल ड्रॉ कौन किया? बिल कौन ड्रॉ किया? दामोदर। दामोदर इज अ ड्रॉअर। डी फॉर दामोदर और डी फॉर ड्रॉअर। दामोदर कौन है? ड्रॉअर। वो बोल रहा है कि सुनो, सुनो, 3 महीना बाद तुम ना मेरे को पैसा दे देगा, या फिर और टू माई ऑर्डर, और जिसको हम ऑर्डर दे उसको दे देना। अच्छा सर, यानी कि वो पैसा हमको देगा या फिर हम जिसको ऑर्डर कर देंगे उसको जाके दे के आएगा। बिल्कुल सही, टू माई ऑर्डर। और अमाउंट भी लिखा हुआ है, देखिए, सम ऑफ रुपीज 10,000, सम ऑफ रुपीज 10,000। तो कितना महीना के लिए बिल ड्रॉ हुआ है? सर 3 महीना के लिए। कितना सम्स का बिल ड्रॉ हुआ है? सर 10,000। ठीक है ना?
और मेरे यहाँ प्यारे मित्र ड्रॉई का साइन किया हुआ है, और यहाँ पर ड्रॉई का साइन किया। सर कहाँ साइन किया हुआ, दिख तो नहीं रहा है। अरे देखिए ना, एक्सेप्टेड स्टैंप मारा है ना, स्टैंप मारा है। अब मान लीजिए किसी कंपनी के ऊपर आप ड्रॉ करिएगा, किसी कंपनी के ऊपर आप ड्रॉ करिएगा, मान लीजिए रिलायंस कंपनी के ऊपर ड्रॉ करिएगा, तो रिलायंस कंपनी को बोलिएगा चल साइन कर। रिलायंस कंपनी कहाँ है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, रिलायंस कंपनी कहाँ है, सांस ले रहा है, उसको कोरोना वायरस होगा। रिलायंस कंपनी इज नॉट अ इंडिविजुअल, समझ में आ रहा है ना, तो वो कैसे साइन कर सकता है, तो ही हैज टू बी स्टैम्प, समझ में आ रहा है ना। वो क्या करता है, कॉमन सेल स्टैंप लगाता है। तो लिखाया, मान लीजिए सुंदरम भी एक तरह से बिजनेस एंटिटी था, कोई इंडिविजुअल नहीं है, ऐसा मान लीजिए ना। तो जैसे मान लीजिए शिक्षा निकेतन क्लासेस इज अ बिजनेस एंटिटी, इज नॉट अ इंडिविजुअल, बस में आ रहा है ना। आप जब शिक्षा निकेतन क्लासेस से आप जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो शिक्षा निकेतन साइन तो नहीं कर सकता ना, आपको क्या कर सकता है, स्टैम्प दे सकता है, कॉमन सेल जिसको बोलते हैं हम लोग। ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो ड्रॉई यहां पर कौन हो गया, सुंदरम, ठीक है ना। सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम कौन है सर, सर सुंदरम यहां पर ड्रॉई है। तो यहां पर सुंदरम जी को साइन करना होगा। मानते हैं साइन यहां नहीं कर पाए हैं तो एक्सेप्टेड कर दिए हैं, वही चलेगा, ठीक है। ओके सर। और दामोदर जी कौन है यहां पर, सर दामोदर जो है वो ड्रॉअर है, क्लियर है। तो टेल मी द हु इज द ड्रॉअर, टेल मी द हु इज द ड्रॉअर, सर ही इज द सेलर, ही इज द सेलर, ठीक है ना, ही इज द सेलर। कौन इज द सेलर, सर क्रिएटर क्यों बोला जा रहा है, सर क्रिएटर क्यों बोला जा रहा है, अब भी समझाते हैं, अब भी समझाते हैं मेरे, अब रोने लग जाते हैं ना, थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए अब ये जो व्यक्ति था, मान लीजिए यही ड्रॉ करते हैं हम, ये दूसरा व्यक्ति था, ये ए था अपना और ये सी था ना, ए और सी, बोलिए ना, ये ए था और ये सी था ना। अब एक नजर से देखिए, नजरों का तीर किस पर रखना है, ए को रखना है, घुल जाइए ए के ऊपर और एक नजर से सोखिए, देखिए नहीं ये, एक नजर से देखिए, एक नजर से देखिए, ठीक है। और फिर आपको देखना होगा सी के नजर से, किसके नजर से, सी के नजर से। पहले आप ए के नजर से देखिए, मानिए कि आप ए हैं, फील करिए, फील द केस, अब फील करिए कि आप कौन है, आप ए हैं, कौन है, ए है। हे भगवान आपको ए बना दिया जाए, चलिए आप ए बन गए। अब आप सोचिए कि ये सामने खड़ा वाला जो खड़ा है व्यक्ति वो है सी, कौन है, सी। सी जो है आपको गुड्स बेचा था, हाँ, और सी को आपको पैसा देना था, दे दिए, दे दिए, नहीं सर अभी कहाँ दिए थे, इंस्ट्रूमेंट में साइन करवा के हमसे रख लिया है, बोला है 1 महीना बाद देना नहीं तो केस कर देंगे, देना पड़ेगा, हाँ सर देना पड़ेगा, दे देंगे सर। ओके, तो देना पड़ेगा, किसको देना है, किसको देना है, किसको नाम बोलिए, किसको देना है, सर सी को देना है। तो जिसको आप पेमेंट करते हैं, जिसको आप पेमेंट करते हैं वो क्या हो जाएगा बताइए ना, जिसको आप पेमेंट करना है, ही इज द क्रिएटर, वो एक लाइबिलिटी है, आपको टेंशन है, आपका क्या है, वो माथा का हेडेक है, तो उसको पे करना होगा ना, तो सी इज द लाइबिलिटी फॉर यू। एंड हु इज यू, यू इज ए, आप कौन है, यू आर दी ए हैं आप, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग अगर ए हैं, आप ए हैं, तो सी को सोचिए बेटा, सी को पैसा देना है, समझ में आ रहा है। तो सी एक लाइबिलिटी है, चोरी चोरी भागते रहिएगा, जैसे सी को देखिएगा छुप जाइएगा, काहे, तो सी को पैसा देना था, सी एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मतलब क्रिएटर, क्रिएटर मतलब लाइबिलिटी, तो सी कौन हो गया, सी लाइबिलिटी हो गया। और सी को क्या क्रिएटर बोल सकते हैं, आपके लिए तो सी को क्रिएटर बोला जा सकता है, आपके लिए सी को क्रिएटर बोला जा सकता है, ठीक है ना। तो आप क्रिएटर बोलिएगा, किसको बोलिएगा, बोलिएगा ओ क्रिएटर जी आपको हम पैसा दे देंगे, ओ क्रिएटर जी, सी फॉर क्रिएटर, तो आपको हम पैसा दे देंगे। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ था कि वो सेलर होता है और वो क्रिएटर होता है। क्रिएटर मीन्स कि इसको ऑब्लिगेशन, उस व्यक्ति को मेरे को पे करना है, ही हैज टू बी रिसीव द अमाउंट, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट, समझ आ रहा है ना। इसके पास क्या है, एक इंटाइटलमेंट है, इसके पास क्या है, सी के पास क्या है, एक राइट है कि अमाउंट रिसीव करना है, किससे, ए से रिसीव करना है, ठीक है ना। तो ही इज द सेलर और क्रिएटर और इंटाइटल्ड टू रिसीव मनी फ्रॉम किससे, समवन, समवन बोलना गलत है, मान लीजिए अपने केस में यहाँ पर ए है, या फिर आप बोल सकते हैं ड्रॉई,
ठीक है ना, ड्रॉई से। इट इज क्लियर? ओके सर। हु इज ड्रॉर? टेल मी द सर। ही इज द सेलर, ही इज द सेलर, ही इज द क्रेटर। समझ में आ रहा है ना? क्रेटर, इसको पैसा, ड्रॉर का पैसा मिलना है, ड्रॉर का पैसा मिलना। किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? किससे मिलेगा? ए से मिलेगा, ए से मिलेगा। तो ए क्या बोलेगा इसको? ए क्या बोलेगा इसको? ए क्या बोलेगा? क्रेटर बोलेगा। तो क्रेटर आप अपने आप को मत बोलिए, दुनिया क्या बोल रहा है वो देखिए। दुनिया में ए को देखिए, ए आपको क्या बोलेगा? क्रेटर। तो आप क्रेटर हैं। आप कौन है? क्रेटर है। दुनिया आपको क्या बोलेगा? बिल ड्रॉ करने वाला, तो आप ड्रॉर। अच्छा, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉर, बिल जो एक्सेप्ट किया ड्रॉई, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉर, भूल मत जाइएगा, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉर। गाड़ी ड्राइव करने वाला ड्राइवर, गाड़ी ड्राइव करने वाला ड्राइवर। बस में आ रहा है ना? तो बिल ड्रॉ करने वाला, बिल ड्रॉ करने वाला ड्रॉर। अच्छा, जो टेलर का काम करता है, टेलर, टेलर बोलते हैं ना, टेलर, टेलर। अर्र जो करता है, जो करता है, जिसके ऊपर ये काम किया गया है, दैट इज ई। तो ड्रॉर इज द हु मेक द बिल, हु ड्रॉ द बिल। समझ में आ रहा है ना? जो ये करता है इज ड्रॉर। हमेशा करने का काम कौन करता है? ड्रॉर। ठीक है ना? तो ही इज द सेलर, ही इज द क्रिएटर एंड इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम ड्रॉई। समवन मतलब ड्रॉई, ड्रॉई से उसको पैसा मिलना है। आगे देखिए कहानी में क्या लिख रहा है। he writes और draw the bill is known as drawee। he writes, bill make कौन करता है? बिल बनाता कौन है मेरे प्यारे बच्चों? बताइए ना, who make the bill? बिल बनाता कौन है? बिल बनाता है ड्रॉर। बिल लिखता कौन है? ड्रॉर। बिल लिखता कौन है? ड्रॉर। अब बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। बिल लिखता कौन है? ड्रॉर। बिल एक्सेप्ट कौन करता है? ड्रॉई। सर ड्रॉई को एक्सेप्टर बोलेंगे? जी हाँ, इसीलिए तो यहाँ लिखा हुआ है ड्रॉई इज द एक्सेप्टर, ड्रॉई इज द एक्सेप्टर। ही इज द परचेजर। और मेरे प्यारे बच्चों, इसके नज़र से देखिए, सी के नज़र से देखिए, थोड़ा सा सी के नज़र से देखिए। सी बोलेगा ए, रोज सपना में देखेगा कि रोज देखेगा ए से मेरे को पैसा मिलना है। अच्छा, मान लीजिए सी की तरफ से सोचिए कि ए को कुछ हो जाए, ए को कोरोना हो जाए, तो सबसे ज्यादा दर्द किसको होगा? ए का फैमिली को तो दर्द होगा ही होगा बेटा, सी को भी दर्द होगा। काहे? ये भगवान उसको कुछ हो ना चाहे, जहां हो गया तो 95,000 गया, 95,000 गया, तो सी भी डरेगा। क्यों? क्योंकि ए है तो 95,000 है, ए है तो 95,000 है, ए नहीं है तो 95,000 भी नहीं है। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे बच्चों, सी के लिए ए जो है वो है डेटर। इसको जब वो देखेगा तो बोलेगा मेरे प्यारे दोस्त ए तुम डेटर हो, ठीक है, तुम मेरा एसेट्स हो, तुम मेरा जान हो, तुमको कुछ ना हो, तुम मेरा जान हो, बिकॉज तुम हो तो 95,000 है, और 95,000 है तो हाँ मैंने तो मेरी बीबी बहुत मारेगी, समझ में आया? तो 95,000 है मतलब ए है, ए है तो 95,000 है। इट मीन्स ए इज द डेटर फॉर द सी। सी के लिए ए जो है डेटर है, यानी कि ड्रॉई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्रॉई को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ड्रॉई को सर हम लोग बोल सकते हैं डेटर। क्या बोल सकते हैं? डेटर। ठीक है ना? हम लोग क्या सी बोलेगा? देखिए ड्रॉई क्या होना है? ड्रॉई कौन हो गया सर? परचेजर बोल सकते हैं ना, परचेजर। ड्रॉई इज द परचेजर, जो परचेज किया था। कहानी क्लियर है? परचेजर। और डेटर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर, डेटर भी है। और क्या होता है ड्रॉई? जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया था। और टू हुम बिल इज ड्रॉन, टू हुम बिल इज ड्रॉन, टू हुम बिल इज ड्रॉन, ठीक है। एंड हुई इज द लाइबल टू पे द अमाउंट, एंड हुई इज लाइबल टू पे। किसके पास ऑब्लिगेशन है? लाइबल मतलब ऑब्लिगेशन। किसके पास ऑब्लिगेशन है? किसके पास ऑब्लिगेशन है? ड्रॉई के पास एक ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करना होगा, ठीक है। लाइबल का मतलब ऑब्लिगेशन, एक ऑब्लिगेशन है कि उसको पे करना होगा। और वही व्यक्ति क्या किया था? वही व्यक्ति क्या किया था मेरे प्यारे मित्र बताइए, मेरे प्यारे बच्चों बताइए? वही क्या किया था? वही सर एक्सेप्ट भी किया था। एक्सेप्ट किया था बिल को, और एक्सेप्ट करने के बाद साइन कर दिया था। और बताए थे ना, जब तक बिल एक्सेप्ट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट बोलते हैं। मान लीजिए हम बिल ड्रॉ किए और अगला चाय पीने चले गए, तो बिल ऑफ एक्सचेंज को नहीं बोलेंगे, अभी तक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ है वो, तो क्या हुआ सर? वो ड्राफ्ट बोलेंगे, ड्राफ्टिंग हुआ है। बस क्या हुआ? अभी तक ड्राफ्टिंग हुआ है, ड्राफ्टिंग हुआ है। वंस ही गॉट एक्सेप्टेड बाय ड्रॉई, देन वी कैन से दैट इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज।
तो आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रॉअर एंड ड्रॉई इज फुल्ली क्लियर्ड बाय यू। ड्रॉअर और ड्रॉई का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? हाँ सर। एक बात बताइए, ड्रॉअर ड्रॉई क्लियर है ना? एक बार लास्ट पर ड्रॉअर कौन है सर? ड्रॉअर सी है। ड्रॉई कौन है सर? ड्रॉई ए है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछे, बोलिए। हाँ सर पूछिए। किसको पैसा मिलना है और कौन पैसा देगा? माय सेकेंड क्वेश्चन इज हु विल पे द अमाउंट, who will entitled to receive the amount? Tell me, who will pay the amount and who is entitled to receive the amount? Sir, here C is entitled to receive the amount from whom? Sir, A। मतलब सर, मतलब ये कि A जो है, A has the obligation to pay the amount। A को पैसा पे करना है। A के आंख से आंसू आ रहा है 1 महीना बाद। हम पूछे A क्यों रो रहे हो? ये बोल रहा है क्या बताएं दोस्त, आप तो सजेशन बहुत अच्छा दिए थे बट अभी तक मेरा बिजनेस उससे से पीक भी नहीं हो पाया है। एक तो 1 लाख का नुकसान हुआ उस समय और 95,000 अभी भाई साहब को पे करना है। मेरे पास पैसा भी तक उतना कलेक्ट नहीं हुआ। हम बोले क्या करें दोस्त, अब आपका हम मदद उतना खास नहीं कर पाएंगे, अब आपको पे करना होगा कहीं से, आप लेकर अरेंज करके उसको पे करिए। तो किसको पे करना है? ए को पे करना है। ए को पे करना है। किसको पे करेगा? ए किसको पे करेगा? टू हूम? सर सी को पे करेगा ना। वापस क्या बोलना चाह रहे हैं आप? ये बोलना चाह रहे हैं ए पैसा देगा, जब 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा तो ए पैसा देगा, सी को देगा, ये आप बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, यही बोलना चाह रहे हैं। तो ए जब पैसा देगा तो वी कैन से दैट ए इज अ पेयर। क्या बोलेंगे? पेयर, पेयर, पेयर। कौन पैसा पे कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त? ए पैसा पे कर रहा है किसको? टू बी को, आई मीन सी को। ए पैसा पे कर रहा है किसको? सी को। ए जो है पैसा किसको पे करेगा? सी को पे करेगा। तो ए फॉर पेयर। ए फॉर क्या? ए फॉर पेयर। ए जो है किसको पे करेगा मेरे प्यारे मित्र, बताइए ना। सर सी को पे करेगा, तो ए को हम लोग बोलेंगे पेयर। सर ये ए क्यों पे कर रहा है? बिकॉज एक्सेप्ट किया है। सर ये एक्सेप्ट क्यों किया था? उधारी में सामान खरीदा है। सर उधारी में क्यों सामान खरीदा था? पैसा क्यों नहीं दिया? पैसा चोरी हो गया था उसका। जो भी बोलिए, उनको क्या पता, ठीक है ना। तो ए भाई अब जब एक्सेप्ट किए हैं तो पे करना होगा। सर मान लीजिए गलती से एक्सेप्ट हो गया तो भी पे करना होगा। हाँ बिल्कुल सही है, आपको पे करना होगा। सर क्यों? सर कहाँ लिखा हुआ? नहीं पे करेंगे। ये आप देख रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, आप लॉ में पढ़िएगा, ठीक है ना। जब लॉ में पढ़ाया जाएगा आपको कि इस एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको पे करना होगा। वंस यू एक्सेप्टेड द बिल you become liable to pay the amount। समझ में आ रहा है? होल द अमाउंट। चाहे आप क्रेडिट परचेज किए हो या ना किए हो, आप गलती से एक्सेप्ट भी कर दिए तो आपको पे करना होगा, ठीक है ना। तो ए कौन हो गया? पेयर। किसको पे करेगा? सी को। सी कौन हो गया? सी मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा। सी मेरे प्यारे मित्र हो जाएगा पे ई। ठीक है। ड्रॉअर हमेशा क्या होगा? मतलब ड्रॉअर क्या होगा? पेई। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि ड्रॉअर ही पेई होगा। ड्रॉअर जनरली पेई हो सकता है। इस केस में पेई है, इस केस में ड्रॉअर ही पेई है। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ड्रॉअर ही पेई होगा। ड्रॉअर ही पेई होगा। ड्रॉअर ही पेई होगा। समझ में आ रहा है ना। जनरली ड्रॉअर पेई होता है, बट कभी कभी क्या होगा कि कोई और पर्सन भी पेई हो सकता है। बट हमेशा जो ड्रॉई है वो पेयर होगा। जो ड्रॉई होता है वो पेयर होता है, उसको पे करना होगा बिकॉज ही हैज अ लाइबल, ही हैज अ ऑब्लिगेशन। बात समझ में आ रहा है? ही हैज अ ऑब्लिगेशन। तो बात समझ में आ रहा है? पेई कौन होता है? तो पेई कौन होता है? पेई का मतलब बस इतना समझिए, जिसको जो इंटाइटल्ड है पैसा रिसीव करने का।
जो इंटाइटल्ड है पैसा रिसीव करने का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेई। जिसको पैसा रिसीव होना है, हु हैज द राइट टू रिसीव द अमाउंट, समझ में आ रहा है, जिसके पास राइट है पैसा रिसीव करने का, समझ में आ रहा है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। बस में आ रहा है, हम लोग उसी को क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। मेरे प्यारे मित्र क्लियर है, क्लियर, हाँ सर। तो बताइए ड्रॉअर कौन, ड्रॉअर पेयर कौन होता है सर, पेयर वो पर्सन होता है जो पैसा पे करता है, समझ में आ रहा है, जो पैसा पे करता है। और पेई कौन होता है मेरे प्यारे मित्र, जिसको पैसा रिसीव करना होता है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आइए, जो टर्म आप सीख गए, हाँ सर। देखिए यहाँ पर पेई कौन है, अब कभी ये नाम सुने हैं, पेयर, टैक्स पेयर। जो टैक्स पे करता है हम लोग बोलते हैं टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स पेयर, समझ में आ रहा है ना। जो टैक्स पे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स पेयर। और जिसको हम लोग टैक्स पे करते हैं दैट इज पेई। तो किसको पे करता है, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इज अ पेई। तो पेई कौन होता है, पेई इज द पर्सन टू हुम पेमेंट इज टू बी रिसीव, जिसको पेमेंट क्या होना है, रिसीव होना है, इट्स कॉल्ड क्या, पेई। एंड द and the drawer it himself or a third party may be the payee of the bill। जरूरी नहीं है कि ड्रॉअर ही क्या होगा, ड्रॉअर ही पेई होगा, मे बी थर्ड पार्टी जो भी हो सकता है, कोई और भी यहाँ पर पेई हो सकता है। एग्जांपल लेंगे, आपको चिंता मत करिए। द ड्रॉअर विल बी द पेई ऑफ द बिल। हाँ, ड्रॉअर कब पेई होगा ये बात समझिए, इफ ही रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड रिसीव द पेमेंट। सर ये क्या बोलना चाह रहा है, इस लाइन को समझेंगे हम लोग थोड़ा देर में, ठीक है, इस लाइन को समझेंगे, वेट करिएगा, इस लाइन को आप समझिएगा, मतलब ये थर्ड पार्टी वाला कहानी और ये लाइन को आप समझिएगा, ठीक है, वेट करना होगा थोड़ा सा। तो पेई क्लियर है। चलिए आपको फिर आपको यहाँ पर लेकर आते हैं आपको। मान लीजिए ये समझ में आ गया ना पूरा। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, सर अब ये कौन है, जेड, कौन है ये, जेड, समझे कि नहीं समझे, कौन है नाम बताइए सर, जेड है, जेड 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 जेड, अच्छा जेड है। जेड क्या है, ये जो सी था ना, सी चालू, एकदम चालू, ऊपर वाला एकदम चालू है। क्या किया था, उधारी में जेड से कुछ गुड्स परचेज किया था। किसने परचेज किया था, उधारी में, और बोला था कि जेड जी हम ना आपको 3 महीना में पैसा दे देंगे, ठीक है, 3 महीना में आपको हम पैसा दे देंगे। जेड बोला ठीक है, भरोसा करते हैं, तो मेरा पुराना कस्टमर है, आते रहता है, तो 3 महीना में पैसा दे देना। बोला हाँ साहब हम 3 महीना में दे देंगे। सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे साइन नहीं करवाया, नहीं। अब देखिए जान पहचान है ना, अब आप एक बात बताइए, अपने फ्रेंड से आप पैसा लेते हैं या देते हैं तो साइन करवाते हैं, जान पहचान है, पता है दे देगा, और हालांकि देता नहीं है, फ्रेंड लोग पता है हमको, ठीक है, वो चालू होता है, फ्रेंड लोग झगड़ा कर लेता है, हाँ खैर। तो उधारी में सामान खरीदेते हैं, कितना रुपया का, मजा का बात है कि लोई भी 95,000 का ही खरीदा था। कौन खरीदा था, ये सी जो है वो जेड से, अब ए को थोड़ा दूर रखिए, आप खाली इस पर फोकस करिए। कैमरा किस पे फोकस होना चाहिए, कैमरा मेरे प्यारे दोस्त इस पर फोकस करेगा, कैमरा इस पर फोकस करे, टेन अरे हो ही नहीं रहा, इस पे फोकस करिए, इस पे, ठीक है। अब ए जो है सी जो है, सी जेड से क्रेडिट में परचेज किया था, मानते कि नहीं मानते, हाँ। पैसा दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है, बोला कि दे देंगे, 3 महीना पार हो गया अभी तक नहीं दिया। सर दिया ही क्यों तब, अरे भरोसा था, दे दिया, दे देगा, भाग थोड़ी जा रहा है। बट जेड को मालूम चला कि ये भाई साहब के पास से कोई एक गुड्स खरीद के लेके गया था, वो उधारी में लेके गया है, और उससे बिल एक्सेप्ट कराया गया है, और एक्सेप्ट कराने के बाद वो बिल किसके पास है, वो बिल किसके पास है, वो बिल किसके पास है, वो बिल है सी के पास। तो सी के पास ये जानकर जेड जो है दौड़े दौड़े भागे भागे पहुंचा, बोला ए सी बोल रहा हाँ साहब बोलिए, तो मेरा पैसा कब देगा, सर दे देंगे सर। जेड को बोल रहा है, जेड सर दे देंगे सर, अभी मेरे पास पैसा नहीं है बट दे देंगे, आप तो जानते ही हैं, आप
पक्का हम बहुत पुराना कस्टमर है, दे देंगे सर दे देंगे। तो जेड बोला कि ठीक है, जेड बोला ठीक है तुम दे देगा, बट सुने हैं तुम्हारे पास एक बिल पड़ा हुआ है 95,000 का, चलो दे दो हमको, इंडोर्स कर दो हमको। क्या कर दो? इंडोर्स कर दो हमको, दैट इज अ ट्रांसफर कर दो हमको। तो सी बोला बहुत बढ़िया बात है कि ए जो है सी को 95,000 देगा एक महीना बाद। ए जो है सी को 95,000 देगा एक महीना बाद। ये बात जमा है कि नहीं जमा है? हाँ सर देगा। हम 95,000 लेंगे, हम कौन सी, और पैसा लेकर हम जाके जेड को देंगे। हाँ तो क्यों ना ए को डायरेक्टली जेड के पास भेज दिया जाए। तो जानते हैं क्या हुआ, ये जो बिल था, ये बिल को वो क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसके पास? जेड के पास। वो बिल इस सी के पास से कहां चला गया? जेड के पास चला गया। सर ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। इस चीज को बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोर्समेंट। जो अभी प्रोसेस हुआ ना, जब हम लोग बिल को क्या किए, ट्रांसफर किए ना, बिल को हम लोग क्या किए, ट्रांसफर किए ना, दिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोर्समेंट। क्या हुआ? इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट में क्या होता है, बिल जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है थर्ड पार्टी को, ठीक है ना। जब एक बार ट्रांसफर होता है तो जो बिल होता है, बिल के पीछे हम लोग इंडोर्समेंट या इंडोर्स टू जेड लिख देते हैं, यानी जो भी पार्टी का नाम होता है वो लिख देते हैं, ठीक है, विथ एड्रेस। तो हम लोग इंडोर्स कर दिए, किसको इंडोर्स कर दिए? जेड को इंडोर्स कर दिए। सी जो है बिल किसको इंडोर्स कर दिया? जेड को इंडोर्स कर दिया। तो क्या सर ये जो है अब सी को पैसा देगा कि जेड को पैसा देगा? ये जो है जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसी को पैसा देगा, ऐसा समझिए। जिसके पास वो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पैसा देगा। सर ये इंडोर्समेंट जेड भी आगे कर सकता है? हाँ, इट कैन बी इंडोर्स्ड, फर्दर इंडोर्स्ड। सर कितना तक इंडोर्स हो सकता है? एन टाइम। एन मतलब अनिश्चित काल तक ये इंडोर्समेंट हो सकता है। समझा रहा है ना? जितना चाहे आप इंडोर्समेंट कर सकते हैं। तो सर मान लीजिए जेड सी के पास, जेड जो है एम के पास गया, एम के पास गया, एम क्या किया? डी को कर दिया, डी क्या किया? ई को किया, ई किया जी को किया, जी रामू को किया, रामू काका को किया, काका अजय को किया, अजय देवन को किया, देवन शाहरुख को किया। सर मान लीजिए ऐसा प्रोसेस होते जा रहा है, तो फिर ये जो ए है किसके पास जाएगा? ए जिसके पास मैच्योरिटी, जिसके पास एक महीना बाद जिसके पास वो टाइम है जिस दिन उसको जाकर पेमेंट करना है, जिसके पास जाएगा उसी के पास जाएगा जिसके पास वो बिल रहेगा। ये इन्फॉर्मेशन मालूम चल जाता है एक को। तो इस केस में कौन किसको ट्रांसफर किया इंस्ट्रूमेंट, बताइए? वो बिल जो है कौन किसको ट्रांसफर किया? सी जो है जेड को ट्रांसफर कर दिया बिल, सी जो है जेड को ट्रांसफर कर दिया। यही तो हुआ ना अपने केस में। तो जो सी जो है जेड को ट्रांसफर किया, तो सी को हम लोग बोलते हैं इंडोर्समेंट। क्या? इंडोर्सर। सी क्या हो जाएगा? इंडोर्सर। सी को क्या बोलेंगे? इंडोर्सर। हु इज द इंडोर्सर? इंडोर्सर इज द पर्सन हु इंडोर्स द बिल। इंडोर्सर इज द पर्सन, इंडोर्सर इज द पर्सन हु इंडोर्स द बिल टू समवन। अब जिसके ऊपर इंडोर्स कर दिया गया, जिसको ऊपर इंडोर्स किया गया, उसको हम लोग बोलेंगे इंडोर्सी। क्या बोलेंगे? इंडोर्सी। हु इज द इंडोर्सी? इंडोर्सी इज द पर्सन टू हुम बिल हैज इंडोर्स्ड, जिसके ऊपर बिल इंडोर्स किया गया है। तो ऐसा समझिए ना, बिल ट्रांसफर किया, अपने भाषा में बात करिए ना, जो बिल ट्रांसफर किया सी, तो सी इज द इंडोर्सर। और जिसके ऊपर बिल इंडोर्स किया गया, इंडोर्समेंट किया गया, इंडोर्सी। ठीक है, तो यहां पर जेड क्या हो जाएगा? इंडोर्सी इज थर्ड पार्टी। तो बिल जो है इसको ट्रांसफर कर दिया गया। तो अब बताइए, ये जो पूरा का पूरा फ्रेम में जो कचड़ा हो गया है, ये पूरा का पूरा फ्रेम में, पूरा का पूरा फ्रेम लीजिए, इस फ्रेम में कौन किसको पैसा देगा? जब एक महीना कंप्लीट होगा तब ए जो है जेड को पैसा देगा। तो अब बताइए ड्रॉअर कौन था, ड्रॉई कौन था? सर ड्रॉअर तो पक्का सी ही था इस बिल का, और ए क्या था? ड्रॉई था। क्लियर है? अच्छा, पेयर कौन होगा? पेई कौन होगा? अब सर पेयर तो ए ही रहेगा, बट पेई बदल चुका है। फर्दर इंडोर्स होने के बाद पेई जेड हो गया। अगर बिल को ये इंडोर्स नहीं करता और एक महीना तक ये बिल को अपने पास रखना, ड्यू डेट तक अपना बिल को अपने पास रखता, तो ये सी ही पेई होता। पर ये पेई का मौका अब इसके पास, पेई का नाम का उपाधि अब इसके पास चला गया जेड के पास।
समझ में आ रहा है ना, जेड इज द पेई ऑफ द बिल, समझ में आ रहा है, यही बात वहां लिखा हुआ था, यही बात आपको समझना था वहां पर। द ड्रॉअर विल बी द पेई ऑफ द बिल इफ ही रिटेन द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, समझ में आ रहा है, मतलब ड्यू डेट तक अगर वो बिल को रखता तो वो पेई होता और उसी को पैसा रिसीव होता है, रिसीव द पेमेंट, क्लियर है। और फिलहाल यहाँ पे ही होना है। और बताइए दूसरा केस, इंडोर्सर कौन होगा, इंडोर्सी कौन होगा, सर इंडोर्सर सी होगा और इंडोर्सी जेड होगा। पूरा का पूरा कहानी क्लियर है, पूरा का पूरा कहानी क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बैकग्राउंड क्लियर है, टर्म्स क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, क्या होता है, किस तरह से साइन होता है, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ सर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आइए, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक डेफिनेशन है, बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या है, डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कहीं और नहीं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में लिखा हुआ है। सर ये क्या है, ये एक कानून है, लॉ में आपको पढ़ाया जाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, इस एक्ट के बारे में, आई मीन, ठीक है ना, इसमें और बेहतरीन आपको नॉलेज मिलेगा। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन क्या है आप समझिए, अपना मन से आप डेफिनेशन नहीं ले सकते क्योंकि एक्ट में ये डिफाइन किया गया है, तो आपको वो जो एक्ट वाला डेफिनेशन है वही आपको लिखना होगा, ठीक है, वही आपको याद करना होगा, वही आपको समझना होगा। तो एक्ट में क्या बोला गया है, बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना एक इंस्ट्रूमेंट है। सर इंस्ट्रूमेंट मीन्स एसेट्स, एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं वो वाला नहीं, हारमोनियम कुछ नहीं, इंस्ट्रूमेंट मीन्स एसेट्स, समझ में आ रहा है ना, एक डॉक्यूमेंट एक एसेट्स है, समझ में आ रहा है ना, जो कि ये इन राइटिंग में होता है, वो किस में होता है, राइटिंग में होता है। तो इंस्ट्रूमेंट आप बताइए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि किस में होता है, राइटिंग में। देखिए ना, चिल्ला कर हम थक गए कि एक राइटिंग फॉर्म में होता है, ओरली बोल देंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं ओरली नहीं बोलने से नहीं चलता है, राइटिंग फॉर्म में होता है, क्या किस में होता है, राइटिंग फॉर्म में होता है, ठीक है ना, ओके सर। एन अनकंडीशनल ऑर्डर, अब इसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर कहीं भी ये लिखा हुआ है, कहीं भी ये लिखा हुआ है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है कि ए जो है, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना, ए जो है सी को पैसा देगा, ये तो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है क्या कि ए जो है सी को पैसा तभी देगा जब ये सामान सारा बिक जाएगा, ऐसा लिख भी नहीं सकते। अगर ये लिखा भी है ना कि ए जो है सी को तभी पैसा देगा जब सारा सामान बिक जाएगा, देन वी कैन नॉट से दैट कि इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। हम लोग इसको बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कह सकते, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है ही नहीं, इट इज नॉट अ बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर इसमें एक कंडीशन डाल दिया गया तो इसका खास बात यह है कि इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होता, इट इज अ अनकंडीशनल ऑर्डर, ऑर्डर है, अनकंडीशनल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये एक ऑर्डर है, क्या है ये, ऑर्डर है। आपको लॉ में जब पढ़ाया जाएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें प्रोमिसरी नोट आएगा, प्रोमिसरी नोट का भी कुछ केस इसी तरह होता है। तो बस आप समझिएगा प्रोमिसरी नोट में ड्रॉ कौन करता है, प्रोमिसरी नोट में ड्रॉ करने वाला काम कौन करता है, प्रोमिसरी नोट में ड्रॉ करने वाला काम ड्रॉ ही करता है, ड्रॉ ही करता है, और उसमें लिखता है आई प्रॉमिस टू पे, बाबू सोना की तरह आई प्रॉमिस टू पे। और यहां पर कौन किया, यहां पर ड्रॉ किया है सेलर, जिसको पैसा मिलना, बोल रहा है ओए ऑर्डर कर रहे हैं पैसा दे देगा तुम। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिसरी नोट आई प्रॉमिस टू पे, आई प्रॉमिस टू पे। और अपना बिल ऑफ एक्सचेंज में आई ऑर्डर्ड टू पे, आई ऑर्डर्ड, समझा रहे, यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा ऑर्डर का केस होता है, प्रॉमिसरी नोट प्रॉमिस्ड का होता है, प्रॉमिस्ड का होता है, प्रॉमिस्ड का होता है, ठीक है। ऑर्डर साइन बाय द मेकर, साइन मेकर का भी साइन होता है, और डायरेक्टिंग टू पे, डायरेक्शन दे रहे हैं, सुनो, पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, जो सर्टेन सम ऑफ मनी हो तुम पे करेगा, ठीक है, ओनली, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, जिस पर्सन का नाम है उसको या उसके ऑर्डर पे, उस पर किसका नाम होगा, ड्रॉअर का नाम होगा। तो ड्रॉअर को दीजिएगा या ड्रॉअर जिसको बोले। ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि ड्रॉअर जिसको बोले, बिकॉज जब इंडोर्समेंट होता है तो हम लोग इंडोर्सी का नाम लिखते हैं ना, तो इंडोर्सी को दे देगा, बस समझ रहा है ना। अगर ये बात नहीं लिखते तो इंडोर्समेंट करने पर जो ड्रॉई है वो कभी भी इंडोर्सी को पैसा नहीं देता, ठीक है। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है ओनली टू और टू ऑर्डर, ठीक है, और टू ऑर्डर
ऑफ सर्टन पर्सन, जो सर्टन पर्सन जिसमें नाम है ना उसके ऑर्डर पे, उसके ऑर्डर पे, उसके ऑर्डर पे, या तो इसका नाम है उसको दो ना भाई, दो ना, या फिर उसके ऑर्डर पे। ड्रॉई गुस्सा हो गया, बोला ना तुम्हारा नाम लिखा हुआ है ना, हम तुमको देंगे, हम तुमको देंगे, हम उसके पास नहीं जाएंगे, उससे मेरा बात नहीं होता, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। नहीं चलेगा, ये को समझाना, इधर उड़ने का नहीं, समझ में आ रहा है ना। जिसका नाम लिखा हुआ है उसको तुम दोगे, या फिर अगर वो बोल दिया कि जाके इसको दे के आना है तो जाके उसको दे के आना है, क्योंकि ये एक्ट में लिखा हुआ है, डेफिनेशन में लिखा हुआ है। बात में आ रहा है, उतना नौटंकी नहीं। तो बताइए, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, आराम से, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट in writing having a unconditional order signed by the maker. Who is the maker? Drawer of the bill, or directing to pay certain sum of money directing to pay certain sum of money only to, या फिर उसके ऑर्डर पे, या फिर ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, और या फिर बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट मतलब हुआ जिसके पास बिल है। लॉ में वापस इसके बारे में अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा समझ लीजिए, जिसके पास बिल है। पूरा कहानी कंप्लीट। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज फीचर में देख लीजिए। बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर क्या है कि राइटिंग में होता है, अनकंडीशनल, मस्ट बी कंटेन ऑर्डर होता है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है, अनकंडीशनल होता है, इसमें अमाउंट डिफाइंड रहता है, सर्टेन अमाउंट रहता है, अनसर्टेन अमाउंट नहीं रहता है जो लिखा हुआ रहता है, पेमेंट का डेट फिक्स रहता है, उस दिन पेमेंट करना है, जिसको हम लोग ड्यू डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यू डेट। इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर को भी साइन करना होगा, ड्रॉई को भी करना होगा। ड्रॉई को तो साइन के साथ साथ क्या करना होता है, प्लस एक्सेप्ट भी करना होता है। अच्छा, द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड। अच्छा, आपको बता दें कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो ऑन डिमांड भी हो सकता है, पेबल ऑन डिमांड भी हो सकता है। सर, ये पेबल और डिमांड का मतलब क्या हुआ कि जब चाहे ड्रॉअर पैसा मांग सकता है। सर, इसमें तो 1 महीना लिखा हुआ है। सर हाँ, इस बिल में नहीं हो सकता। अगर वो बिल एट साइट है, वापस से सुनिए, बिल एट साइट है तो फिर वो पेबल एट डिमांड है। बिल एट साइट, बिल एट अगर साइट है तो फिर क्या हो जाएगा? एट साइट ऑन प्रेजेंटेशन मीन्स पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड का मतलब हुआ कि जब ड्रॉअर मांग ले आपको पे करना होगा। क्लियर है? जब ड्रॉअर पैसा मांगे आपको पे करना होगा। क्लियर है? तो यहां पर बिल एट साइट का मतलब क्लियर हुआ। हाँ, इसके बारे में लॉ में अच्छा से पढ़िएगा आप। आगे देखिए क्या है। अमाउंट इज पेबल आइदर द बियरर ऑफ द बिल और स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। बोले थे ना, जिसके पास, बियरर का मतलब समझिए जिसके पास बिल है, जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। स्पेसिफाइड पर्सन, जिसका नाम लिखा हुआ है, ये स्पेसिफाइड और के पर्सन के ऑर्डर पे, और ये बियरर स्टैम्प अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ ड्राफ्टेड ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ द कोर्ट। समझ में आ रहा है ना? ये स्टैम्प क्या करता है? इसके पास स्टैम्प होना चाहिए, मतलब वो स्टैम्प पेपर पे हो या फिर स्टैम्प लगा हुआ होना चाहिए। सर, स्टैम्प पेपर का वैल्यू कितना होगा? ये आपको स्टैम्प पेपर वैल्यू कितना होगा वो आपको स्टैम्प ऑथोरिटी या ऑथोरिटी डिपार्टमेंट आपको बताएगा कि कितना होना चाहिए। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए, बिल ऑफ एक्सचेंज का एडवांटेज देख लीजिए क्या क्या है, क्या फ़ायदा होगा इससे। आप क्या कर सकते हैं? उधारी में सामान खरीद सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए ना, उधारी में सामान खरीद सकते हैं? हाँ सर, हम लोग उधारी में सामान खरीद सकते हैं। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ये क्या है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही आप पेपर में लिख दीजिएगा तो लीगली नहीं है, बट ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, आप पढ़िएगा इसके बारे में, ये पॉइंट हम लोग फ्यूचर में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मार्क कर लीजिए। इंडोर्समेंट पॉसिबल हो सकता है, यानी फर्दर इंडोर्स हो सकता है, यानी किसी क्या कर सकते हैं, फर्दर इंडोर्समेंट कर सकते हैं, आपको बता दिया गया है। रिलीफ फ्रॉम द सेंडिंग रिमाइंडर्स, मतलब सर, मतलब ये हुआ कि अगर किसी को उधारी में सामान बेचे हुए हैं, क्रेडिट में सामान बेची हैं, तो कैसे आप फ़ोन करते रहते हैं, यार सुनो कब दोगे? बोलते हैं 2 दिन में दे देंगे, 2 दिन हो गया, देता है कि नहीं देता है? नहीं देता है सर। फिर आप फ़ोन करते हैं, 2 दिन में बोले थे दे देने के लिए, आप दिए नहीं, बार बार रिमाइंडर भेजते हैं, 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 और वो पे करता नहीं है। बट अब बिल ऑफ एक्सचेंज में देखिए, रिमाइंडर भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है 1 महीने का टाइम दिया हुआ है तो 1 महीने का टाइम दिया हुआ है, नहीं दिया 1 महीने के अंदर तो चलो कोर्ट। हेल्पफुल इन द प्लानिंग कैश ऑपरेशन। अब देखिए, आपको पता है कि 1 महीना बाद अगर पैसा मिलने वाला है, कंफर्म है ना, 80% चांस, 80-90% तो चांस है, अगला व्यक्ति कोर्ट से डरता ही है,
तो आपको पता है कि आपको 1 महीना में पैसा मिलने वाला है या 2 महीने में पैसा मिलने वाला है, तो अब उस तरह से प्लान कर पाइएगा। पर आप जिसको उधारी में बेचे हुए हैं, जिसका पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है कब पैसा मिलेगा, तो आप कैश प्लान नहीं कर सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस में हमें को कैश प्लानिंग ज़रूरत हो, कैश प्लानिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको कैश प्लानिंग हो सकता है। जब हम लोग फॉरेन पेमेंट करते हैं ना, फॉरेन पेमेंट करते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग इसका लॉ में पढ़ेंगे, ठीक है। सेविंग ऑफ द मनी सर्कुलेशन। अब देखिए कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए ये सब बिजनेस ट्रांजेक्शन में होते रहता है। ये तो इमरजेंसी वाला केस मैं आपको दिखा दिए थे। कभी कभी क्या होता है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन में होते रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पैसा बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये सर्कुलेशन पैसा को बचाने के लिए कुछ अपने पास रह जाएगा, थोड़ा काम कर लेते हैं, सेविंग से काम कर लेते हैं, थोड़ा उधारी में कर लेते हैं, बाद में दे देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज से काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना। और कन्वीनियंस फॉर द परचेजर के लिए तो ये सोना चांदी एक उधारी में हमको मिल जा रहा है। तो आप ये बात समझ गए, हाँ या ना? हाँ सर। अब आइए देखिए पार्टी ऑफ द, यहाँ पर आइए। प्रॉमिसरी नोट आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ना है। पार्टी में देखिए कितना पार्टी होता है, देयर आर 3 पार्टी। कौन कौन सा था याद रखिएगा, ड्रॉर ड्रॉई और पेई। 3 पार्टी बोलिएगा, ड्रॉर ड्रॉई एंड पेई। सर इंडोर से नहीं, इंडोर से कोई अलग पार्टी नहीं है। ड्रॉर और ड्रॉई अलग पर्सन हो सकता है, मे बी पेई भी, ये आपका पेई भी अलग पर्सन हो सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए 3 पार्टी होता है। ड्रॉर और ड्रॉई तो अलग अलग होगा। अगर बिल को अपने पास रख लिया मैच्योरिटी डेट तक, ड्यू डेट तक, तो ठीक है वो पेई कहलाएगा, अदरवाइज पेई कोई और भी हो सकता है। तो 3 पार्टी हो गया ना। हाँ सर। बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पढ़ना था, प्रॉमिसरी नोट आपको नहीं पढ़ना है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेट ऑफ डेज ऑफ ग्रेस। एक कॉन्सेप्ट होता है डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस। क्या होता है? डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस होता क्या है? मान लीजिए बिल ड्रॉ किया गया। कब बिल ड्रॉ किया गया? 1 जनवरी 2020 को, फॉर 2 मंथ पीरियड। तो बताइए इसका ड्यू डेट कब होगा? ड्यू डेट बताना होगा आपको। व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल? एक बिल ड्रॉ किया है, कौन ड्रॉ किया? ए ड्रॉ किया बी के ऊपर, चलिए ए नहीं, एम ड्रॉ किया। एम जो है बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है, एम जो है बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया है। तो बताइए ड्यू डेट कब होगा? सर कितना महीने का बिल है? सर 2 महीने का बिल है। तो सिंपल सा बात है ना, समझिए। एक को बिल ड्रॉ किया तो 1/2 को 1 महीना कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। अभी भी 1 महीना बचा हुआ है कि 1 फरवरी को ही चला जाए पैसे देने। 1 महीना अभी भी तो बचा हुआ है ना। तो यहाँ से फिर 1 महीना और लीजिएगा तो कब होएगा? 1/3 यानी कि 1 मार्च, ठीक है। यानी कि अगर 1 तारीख को बिल ड्रॉ किया गया है तो 1 महीना का अगर ड्यू होता तो 1 फरवरी, और 1 महीना का ड्यू होता तो 1 मार्च, यानी कि 2 महीना का ड्यू होता तो 1 मार्च। तो यानी कि अपने पास बिल ड्रॉ हुआ था 1/1/2020, 2 महीने का पीरियड था। तो बिल कब ड्यू होने वाला है? 1 मार्च को। बिल कब ड्यू होने वाला है? 1 मार्च को। तो जनरली जो है बिल जो है ड्यू कब होगा? 1 मार्च 2020 को, ठीक है। बट इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग इनको 3 दिन का क्या देंगे? डेज ऑफ ग्रेस। क्या देंगे बताइए? क्या देंगे? डेज ऑफ ग्रेस। क्या देंगे बताइए? डेज ऑफ ग्रेस। इनको 3 दिन एक्स्ट्रा दे देंगे। जो 3 दिन एक्स्ट्रा देंगे दैट इज द डेज ऑफ ग्रेस। 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो यानी कि जनरली उनका 1/3/2020 को बिल ड्यू होता, बट अगर 3 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए तो आज 1 तारीख है, 2 तारीख 1 दिन, 2 तारीख 1 दिन, 3 तारीख 2 दिन, 4 तारीख 3 दिन, यानी 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं। तो यानी कि 4 तारीख 3 दिन एक्स्ट्रा दे दिए हैं ना, तो 4 मार्च 2020 को फाइनली बिल जो है वो क्या हो जाएगा? ड्यू।
और जो ये ड्यू डेट है, जो ड्यू हुआ जिस दिन, इसी को हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी डेट। मैच्योरिटी डेट क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी। जिस दिन बिल बिकम ड्यू, दैट डेट इज नोन एज मैच्योरिटी डेट। द डेज in which bill is become a due is known as a maturity date। समझ में आ रहा है? It includes 3 days of grace। समझ में आ रहा है ना? ये डेट ऑफ मैच्योरिटी में 3 दिन ग्रेस इंक्लूड होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो बताइए मैच्योरिटी डेट में क्या डेज ऑफ ग्रेस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैच्योरिटी डेट में डेज ऑफ ग्रेस इंक्लूड होता है कि नहीं होता है, तो आपका आंसर क्या होगा कि जी हाँ बिल्कुल, मैच्योरिटी डेट में हम लोग डेज ऑफ ग्रेस इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। ओके, तो 3 दिन ग्रेस डे इंक्लूड होता है, ठीक है। बट जो ग्रेस डे का कहानी भी है, आइए आपको समझाते हैं क्या बोल रहा है, ये देख लीजिए। ड्यू डेट क्या होता है, लाइन पढ़िएगा। द ड्यू डेट ऑन विच पेमेंट विल बिकम ड्यू, जिस दिन पेमेंट ड्यू होगा इज नोन एज अ ड्यू डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी। इन अदर वर्ड, द डेट ऑन विच द ड्यूरेशन ऑफ बिल बिकम्स टू बी एंड इज कॉल्ड अ ड्यू डेट। जिस दिन बिल का क्या आ गया, बिल का जो ड्यू डेट है वो बिल का जो ड्यूरेशन है खत्म। वाइल द कैलकुलेटिंग ड्यू डेट ऑफ बिल इट्स कंपल्सरी टू ऐड 3 डेज। 3 डेज ऐड करना जरूरी है, ठीक है। 3 डेज ऐड करना जरूरी है फॉर द पीरियड ऑफ द बिल। दिस 3 डेज आर कॉल्ड डेज ऑफ ग्रेस, ठीक है। इस 3 दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? डेज ऑफ ग्रेस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि 1 जुलाई को अगर बिल ड्रॉ हुआ है एंड द पेबल इज 2 मंथ, 2 महीना का पीरियड था, तो 1 जुलाई से आप चले जाइए 1 अगस्त, समझ में आ रहा है, और अगस्त चले जाइए सितंबर, तो आपका 1 सितंबर को बिल बिकम ड्यू होने वाला था, ठीक है। पर 3 दिन इसमें डाल दीजिए, यानी 4 सितंबर, तो 4 सितंबर को आपका क्या है? मैच्योरिटी डेट है। क्या है बताइए? मैच्योरिटी डेट है। क्लियर है? ओके सर। अब आइए तो मैच्योरिटी डेट निकालिए तो फटाफट, ये आपका सामने क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए कि मैच्योरिटी डेट कब है? आपको क्या बताना है? ड्यू डेट या फिर आप बोल लीजिए मैच्योरिटी डेट, एक ही बात हुआ। ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट। जिस दिन बिल क्या होने वाला है? ड्यू होने वाला है। और जिस दिन ड्रॉअर भाई साहब को खुशी मिलने वाला है, उनको पैसा मिलेगा। तो अगर 1 जनवरी 2017 को बिल ड्रॉ हुआ है तो 2 महीना अगर टाइम है, तो बताइए अगर 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ है, आप बताइए, तो 1 महीना आपका हो जाएगा 1 फरवरी, और फिर दूसरा महीना कब हो जाएगा? 1 मार्च। तो यहाँ पर 1 मार्च, बट उसमें आपको 3 दिन ऐड कर देना है। तो 1 मार्च 1, 2 1 दिन, 3 2 दिन, 4 3 दिन, तो यानी कि 4 मार्च 2017 में क्या हो जाएगा? बिल बिकम ड्यू। यानी कि ड्यू डेट कब हो जाएगा, जरा बताइए? ड्यू डेट कब हो जाएगा? हाँ, 4 मार्च 2017 को। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब 28 जनवरी को ड्यू हुआ है, तो बिल 28 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ है। बिल ड्रॉ कब हुआ है? 28 जनवरी को, और 1 महीना का आपका पीरियड है। तो बताइए आपका मैच्योरिटी डेट कब होगा? तो सिंपल सा बात है, 28 जनवरी से फ्लैट 1 महीना ले लीजिए, 28 फरवरी। अब दूसरा बात मेरे को ये बताइए, आपको 3 दिन और ऐड करना है, पर 3 दिन ऐड करने से आपको ध्यान से समझना है, आपको ध्यान समझना होगा। 3 दिन ऐड करिएगा पर ध्यान समझिए। 2017 क्या लीप ईयर है कि नहीं है? सर लीप ईयर मतलब, हाँ, फरवरी में कितना डेज होता है? हाँ, फरवरी में कितना डेज होता है? सर 28 दिन। पर लीप ईयर में कितना दिन होता है? 29 दिन। कैसे मालूम चलेगा सर लीप ईयर है कि नहीं है? अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे? लीप ईयर है। अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर नहीं है। तो 2017, अच्छा 2017 लीप ईयर है। 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं सर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें 29 दिन नहीं होगा। इसमें कितना दिन होगा? 28 दिन होगा। अगर लीप ईयर होता तो इसमें 29 दिन होता। कितना दिन होता? 29 दिन होता। बट ये कितना दिन होगा इसमें? फरवरी में 28 दिन होगा। तो बिल कब ड्यू हो गया? जनरली 28 फरवरी को। 1 महीना तो कंप्लीट 28 फरवरी को हो रहा है ना, 28 जनवरी से 28 फरवरी 1 महीना।
बट इसमें 3 दिन आपको क्या जोड़ना है, ग्रेस डे ऐड करना है। तो ग्रेस डे कैसे ऐड करिएगा इसमें 3 दिन, 28 फरवरी, 1 मार्च को 1, 2 मार्च को 2, 3 मार्च को 3। तो 3 मार्च को इसका बिल ड्यू होने वाला है। कब होने वाला है, 3 मार्च 2017, 3 मार्च 2017। समझ में आया आपको? आ जाइए, इसका बताइए 30 जनवरी। तो 30 जनवरी, अब ये समझिएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये समझिएगा 30 जनवरी। अब 30 जनवरी की कहानी समझिए। 30 जनवरी का एक महीना, 30 जनवरी का एक महीना मान लीजिए 30 जनवरी को आप 1 महीने का पैक करवाते हैं, जियो रिचार्ज करवाते हैं, मान लीजिए 1 महीना का, 1 महीना का, 1 महीना का। जब 1 महीना का पैक करवाते हैं तो ये पैक आपका एक्सपायर कब होगा? सर 30 जनवरी को होगा, पैक रिचार्ज करवाया तो 30 फरवरी। सर 30 फरवरी होता है? डंडा कहाँ है? 30 फरवरी होता है? सर 28 या 29 फरवरी होता है। अब ये बताइए कि ये 2017 का साल है, 2017 में 28 फरवरी होता है कि 29 फरवरी? सर 28 फरवरी। यानी कि यहाँ पर 30 नहीं ना है, तो आप 30 नहीं लीजिएगा, आपका जो महीना का लास्ट डे है वही आपका 1 महीना कंप्लीट मान लिया जाएगा। मानते हैं कि 30 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, तो 30 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, मानते हैं हम 30 जनवरी को ड्रॉ हुआ, तो 30 जनवरी से आप 1 महीना कब आएगा? जनरली अगर हिसाब लगाइएगा 1 मंथ का, तो 30 फरवरी, पर 30 फरवरी तो होता नहीं है ना, है तो 1 महीना कब कंप्लीट हो जाएगा? 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, ये तो होता ही नहीं है। तो होता क्या है? होता है 28 फरवरी फिलहाल 2017 में। तो 28 फरवरी को ही आपको क्या मान लिया जाएगा? आपका 1 महीना कंप्लीट मान लिया जाएगा। बट आपको 3 दिन मिल गया, तो 28 फरवरी, तो वही वापस से आ जाइए 1, 2, 3, 3 मार्च। समझ में आ रहा है ना? कितना मार्च? 3 मार्च। चलिए 30 अप्रैल 2017 का बताइए। 30 अप्रैल 2017 का क्या होगा? 30 अप्रैल 2017 का कितना महीना का बोला है आपको? 2 महीना बोला है। 30 अप्रैल 2 महीना, तो 30 अप्रैल से डायरेक्ट 1 महीना, 30 मई के बाद जून, तो 30 जून। वापस से सोचिए, टाइमलाइन से सोचिए। अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद मई, 30 मई, और मई के बाद 30 जून। कब जून? 30 जून। अब ये बताइए मेरे को, जून 30 का होता है कि 31 का होता है? सर कैसे पता चलेगा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून जो है गड्ढा, ये ऊंचा है ना, ये जिससे आप लोग ये, तो ये इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून कितना दिन का हुआ? 30। जून कितना दिन का? 30। तो यहाँ पर अपना 2 महीना कंप्लीट कब हो रहा है? 30 जून को। आपको 3 दिन ऐड करना है, तो 31 जून तो होता ही नहीं है, 31 जून तो होता ही नहीं है। तो 30 के बाद डायरेक्ट क्या दिन आएगा? 3 दिन ऐड करिए, तो 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए मेरे प्यारे बच्चों? 3 जुलाई। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 30 अप्रैल में 3 मंथ ऐड करने बोल रहा है। कितना मंथ ऐड करने बोल रहा है? 3 मंथ। तो वापस वही सोचिए, 30 अप्रैल है, 30 अप्रैल, 30 मई 1 मंथ, 30 जून 2 मंथ, जून के बाद जुलाई, 30 जुलाई को आप पहुंच गए हैं। 3 मंथ आपका कब हो रहा है? अप्रैल से मई 1 हुआ कि नहीं? अप्रैल से मई 1, मई से जून 2, जून से जुलाई, 30 जुलाई को आपका 3 महीना कंप्लीट हुआ। अब जुलाई, अब बताइए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई कितना दिन का होता है? 31। जुलाई कितना दिन का होता है? 31 दिन का होता है। ठीक है, तो आप 30 जुलाई को पहुंच गए हैं। 30 जुलाई में एक दिन ऐड करिएगा 31 जुलाई, दूसरा दिन ऐड करिएगा 1 अगस्त, तीसरा दिन ऐड करिएगा 2 अगस्त। यानी कि आपका बिल कब ड्यू होने वाला है बताइए? 2 अगस्त को। 2 अगस्त 2017। मजा आ रहा है? ये देखिए, ये आपको ध्यान से करना होगा। यू नीड टू परचेज अ कैलकुलेटर। समझ आ रहा है ना? आपको एक कैलकुलेटर जल्द से जल्द परचेज कर लेना होगा। अगर कर लिए हैं तो बहुत बढ़िया बात है। आप ये डेज वाले, क्योंकि पूरा का पूरा अकाउंट सब लोग कैलकुलेटर पे ही करेंगे,
बट ये डेज वाला आप कैलकुलेटर पे करिएगा तो बहुत आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चलिए आइए 6 नंबर कैसे करेंगे देखिए, कैलकुलेटर पे आपको सिखा रहे हैं हम। तो कैलकुलेटर पे आप 30 डेज ले लीजिए, कैलकुलेटर पे कितना दिन ले लीजिए, 30 डेज ले लीजिए। बट आप समझिए, आप 30 दिन कैलकुलेटर पे ले लीजिएगा, हाँ सर ले लीजिए, बट यहाँ पर आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, फिलहाल आप समझिए खाली हम क्या बोल रहे हैं। अप्रैल 30, कैलकुलेटर पर 30 डेज ले लीजिएगा, अप्रैल 30। ये जो आपका अप्रैल है, अप्रैल खत्म होने में कितना दिन बाकी है, सर 0। तो कैलकुलेटर पे अगर आप 30 लिए हैं, मान लीजिए हम कैलकुलेटर पर 30 ले लिए, चलिए आइए ये कैलकुलेटर पर हम 30 ले लिए, ठीक है ना। अब 30 ले लिए हम, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि जितना दिन बचा रहेगा, जितना दिन जो भी मंथ में डेज दिया हुआ है उसको छोड़कर कितना दिन बचा हुआ है, और सपोज मान लीजिए अप्रैल 20 है, तो अप्रैल में और कितने दिन बचा हुआ है, और 10 दिन, और 10 दिन। अप्रैल 20 हो गया, आज 20 तारीख है, तो 10 दिन और बचा हुआ है। तो आपको जो भी कैलकुलेटर में डेज लिए हुए हैं उसमें आपको वो जितना भी दिन बचा हुआ है उसको आपको क्या करना है, माइनस करवाना है। क्या करना है बोलिए, माइनस करवाना है, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर अप्रैल में कितना दिन, अब माइनस करवा देने से इसमें से जो भी माइनस करवा दीजिएगा, जो भी माइनस करवा दीजिएगा, जो भी माइनस करवा दीजिएगा, और जो भी यहाँ पर डेज आएगा उसको आप नेक्स्ट मंथ का तारीख मान लीजिएगा। नहीं समझ में आया सर, ठीक 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 ठीक। 30 अप्रैल, अब बताइए कितना दिन बाकी है, अप्रैल खत्म होने में कितना दिन बाकी है, अप्रैल खत्म होने में कितना दिन बाकी है, आई सेड अप्रैल खत्म होने में कितना दिन बाकी है। सर अप्रैल तो खत्म, अब तो कोई भी दिन बाकी नहीं है। तो कैलकुलेटर पे आपका कितना डेज दिख रहा है, सर 30 ही दिख रहा है, 30 ही तो किए हैं, उसमें तो कुछ किए नहीं। तो ये 30 डे को, ये 30 जो दिख रहा है इसको आप नेक्स्ट मंथ का डेट मान लीजिए। नेक्स्ट मंथ क्या मान लीजिए, डेट मान लीजिए। नेक्स्ट मंथ का क्या मान लीजिए, डेट मान लीजिए। तो ये 30 तारीख, क्या तारीख बताइए, 30 तारीख। मान लीजिए यहां पर 30 तारीख, ठीक है। 30 क्या सर, मई, ठीक है। और इसमें आपको 3 दिन और ऐड करना है, 3 दिन और ऐड करना है, तो 3 दिन और ऐड कर दीजिए। तो 3 दिन ऐड करिएगा तो 30 में है, 31 1 जून 2, 1 जून 2, और 1 जून के बाद 2 जून, 2 जून आपका 3। तो इसका ड्यू डेट जो आने वाला है वो आएगा 2 जून 2017, 2 जून 2017। सर समझ में नहीं आया सर, ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ जाएगा, ये अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए आइए, ये वाला समझ में आ जाएगा, 7 वाला आइए। तो कैलकुलेटर पे 60 ले लीजिए, पहले ले लीजिए सर। अब बताइए 1 दिसंबर है, आज की तारीख है 1 दिसंबर, दिसंबर खत्म होने में कितना दिन बाकी है, दिसंबर खत्म होने में ऐसे कितना दिन बाकी है, सर अभी तो 30 दिन बाकी है। तो 30 दिन माइनस करिए, 30 दिन माइनस कर दिए, अब इक्वल टू करिए, तो कितना दिख रहा है कैलकुलेटर पे, सर सिंपल सा बात 30 ही दिखेगा। तो ये 30 जो दिख रहा है ना, इसको आप प्रोनाउंस करिए कि दिसंबर के बाद कौन सा महीना आता है, 30 जितना बाकी था उतना माइनस कर दिए ना आप। तो अब किस महीना, कौन सा महीना में चले गए, अब जनवरी में आ गया। तो ये जो तारीख दिख रहा है कैलकुलेटर पे उसको आप मान लीजिएगा ये 30 जनवरी दिख रहा है। तो 30 जनवरी आपका जनरली ड्यू डेट है, यानी कि आपका 60 दिन कब कंप्लीट हो रहा है, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को आपका क्या कंप्लीट हो रहा है, 60 जनवरी, 30 जनवरी को आपको क्या कंप्लीट हो रहा है, 60 दिन कंप्लीट हो रहा है। फिर इसमें आपको 3 दिन और ऐड करना है, 3 दिन और आपको ऐड करना है। तो 30 जनवरी है आज, 31 जनवरी 1 दिन, 1 फरवरी 2 दिन, 3 फरवरी 3 दिन। गलत बोल दिया क्या, अच्छा 31 को 1 दिन, 1 को 2, 2 को 3, ठीक है। तो 2 फरवरी आपका यहाँ ड्यू डेट बन जाएगा।
2017। ठीक है, कैसे डेज में करेंगे, क्लियर है ना, बोलिए ना। और लास्ट अब 28 दिसंबर वाला खेला है। अब 28 दिसंबर वाला क्या करिएगा, 2 महीना अब ऐड कर दीजिए, तो 28 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर तो फिर क्या आ जाएगा, 28 जनवरी आ जाएगा। दिसंबर के बाद जनवरी आता है ना। फिर 1 महीना और ऐड करिए, तो क्या आ जाएगा, 28 जनवरी था, 1 महीना और ऐड करिएगा, 28 फरवरी 2016 का, 2016 का 28 फरवरी, 2016 का 28 फरवरी, कब का, 2016 का 28 फरवरी। अब 2016 का जब 28 फरवरी लिए हैं आप, 2016 का जब 28 फरवरी लिए हैं, तो 2016 का 28 फरवरी में, 2016 का फरवरी में क्या लीप ईयर था, तो 4 से डिवाइड करिए, देखिए पूरा डिवाइड हो जा रहा है, पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो ये लीप ईयर था, तो इसका मतलब इसमें 29 दिन होगा। तो 28 फरवरी पहुंच गए हैं, 3 दिन आपको ऐड करना है, तो 29 1 दिन, ठीक है, 1 मार्च 2 दिन और 2 मार्च 3 दिन, तो इसका आ जाएगा बताइए कब आएगा, 2 मार्च 2016। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके लिए ये होमवर्क है, इसको आप घर में प्रैक्टिस करिए। ये आपके लिए होमवर्क है, घर में इसको प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तब तक के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। प्लीज़ जो भी आज पढ़ाई हुआ आप इसको गो थ्रू करिए, अच्छा से रिवाइज करिए, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छा से और आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकल पोर्शन में एंटर कर जाएंगे। तब तक के लिए बाय।